अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज कौमी असेंबली इजलास में सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। जब ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब को माइक दिया गया तो उन्होंने अपने सवालात दोहराए कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कब होगी और उन्हें अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा। जवाब ना मिलने पर ऑपोजिशन लीडर ने असेंबली में ना बैठने और बजट का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर दिया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने इस 2 नंबर की हुकूमत से कह दीजिए कि कब इमरान खान से हमारी मुलाकात होगी। उसकी आंख का मसला है, इंसानी मसला है, उसको शिफा ले। गवर्नमेंट से जवाब लेते हैं जी। हम इस तरह इस पार्लियामेंट में नहीं बैठे, ना हम बजट में हिस्सा लेंगे, ना आपकी असेंबली चलने देंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे हम अभी बायकॉट करके निकल जाते हैं। मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी हलकों में हलचल पाई जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम में उतनी दिलचस्पी लेती नजर नहीं आती जितनी 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के वक्त दिखाई देती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पहले ब्रूट मेजॉरिटी से आईनी तरामीम पास करवाने के पैगाम दिया करते थे, 28वीं आईनी तरमीम पर चंद माह कबल उनका कहना था कि एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफी हैं। आइन ऐसी दस्तावेज नहीं कि उसे बार बार तब्दील किया जाए। जबकि वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब कहते हैं, हम तो आम कानून साजी भी मशावरत के साथ करते हैं, तो आईनी तरमीम मशावरत के बगैर कैसे हो सकती है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब है। आईनी तरमीम जब भी आएगी, पहले जो हमारे हलीफ हैं पार्लियामेंट में उनसे मुशावरत होगी, उनकी इसमें रहनुमाई भी होगी। जब भी उनकी तरफ से सिग्नल आएगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। हम तो आम कानून साजी जो है वो मुशावरत के बगैर नहीं करते। तो आईनी तरमीम कैसे हो सकती है? कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हल तलब है। 28वीं आईनी तरमीम के बायस नई सियासी सफबंदियों को खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान बेहतर वर्किंग रिलेशन के आसार नुमायां होते नजर आ रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाक पर सूबे के साथ गैर मुनसिफाना सलूक का इल्जाम आयद कर दिया। सोहेल आफरीदी साहब ने वफाकी हुकूमत को करते हुए कहा कि अगर आप आइन को नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। सूबे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। आप इस आइन का किताब नहीं मानेंगे, आपका तो फिर कौन मानेगा। खैबर पख्तूनख्वा को बाकी मजबूर ना किया जाए, उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब का कहना था कि हमारे सूबे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इससे अवाम मुतासिर हो रहे हैं। आम आदमी पूछ रहा है कि वफाक गंदुम के मामले पर क्यों खामोश है। हमारे सूबे के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अवाम इससे सफर कर रहे हैं। अवाम से आवाज उठ रही है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा ये सारी चीजें रियासत को दे रहे हैं तो आज रियासत हमारी गंदम पे क्यों खामोश है। दुनिया भर में 85% से ज्यादा आबादी 18 साल की उम्र में वोट डाल रही है, लेकिन यहाँ एक नई बहस छिड़ गई है कि वोट डालने के लिए उम्र की हद 25 साल मुकर्रर कर दी जाए। आपको दिखाते हैं कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। वोटर की उम्र बढ़ाने की भी कोई तजवीज़ है? अंडर डिस्कशन तो एटलीस्ट। अच्छा। देखें, अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन ही लड़ सकता तो फिर वो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर। सिर्फ एक ही रोज में राना सनाउल्लाह साहब ने अपने मौकिफ में तब्दीली लाते हुए कहा कि वोटर की उम्र 25 साल करने के लिए हुकूमती सतह पर कोई गौर नहीं हो रहा। ये एक राय है और किसी की राय को रोका नहीं जा सकता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर गौर हो रहा। मैंने कहा कि इसके ऊपर एक राय है। वो राय जो है वो किसी की भी हो सकती है, अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। इस बात का सरफेस होना बताता है कि आखिर कहीं ना कहीं तो इस बात पे गौर और फिक्र हो रहा था, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल के बायस अब हुकूमत यू टर्न लेना चाहती है। इस बात से कतई नजर के हुकूमती वुज़रा वोटर की उम्र 25 साल करने की तौजीह पेश करते रहे। आज वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने उम्र की हद 25 साल करने को अफवाह करार दे दिया। रूमर्स के ऊपर कमेंट करना बनता ही नहीं है। तो रूमर 100 तरह के चल रहे होते हैं, पता नहीं कौन ये चलाता है, बट आई थिंक रूमर्स के ऊपर अब मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुझे पता लगा दिस आर ऑल रूमर्स, तो इस पे कंजेक्चर के ऊपर अब कमेंट तो नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा होता है कि वोट डालने की हद 25 साल मुकर्रर की जाती है तो तकरीबन 13 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 2 करोड़ 46 लाख 68 हजार वोटर्स लिस्ट से निकल जाएंगे। दुनिया भर के आदाद शुमार पर नजर डालें तो अमेरिका, बरतानिया, चीन और भारत जैसे बड़े ममालिक समेत दुनिया की अक्सरियत 18 साल की उम्र में वोट डालने के उसूल पर अमल पैरा है। ऑस्ट्रिया, ब्राजील, अर्जेंटाइन, इक्वाडोर और माल्टा जैसे ममालिक ने तो इसे 16 साल तक महदूद कर रखा है, जबकि यूनान
इंडोनेशिया और शुमाली कोरिया में 17 साल के नौजवान वोट डाल सकते हैं। दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक हैं जहां वोट डालने के लिए उम्र की हद 18 साल से जायद है। सिंगापुर, ओमान, लेबनान और कुवैत में ये हद 21 साल, जबकि मुत्तहदा अरब अमीरात दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इंतखाबी अमल के मखसूस ढांचे में उम्र की हद 25 साल है। 18 साल की उम्र में शनाख्त मिल सकती है, गाड़ी चलाने की इजाजत दी जा सकती है, टैक्स दिया जा सकता है, शादी का फैसला हो सकता है। 17 साल की उम्र में अफवाज पाकिस्तान में भर्ती होकर मुल्क का दिफा किया जा सकता है। 21 साल की उम्र में ब्यूरोक्रेट बनकर मुल्क चलाया जा सकता है। सिविल जज बनकर लोगों की तकदीर के फैसले किए जा सकते हैं, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर नस्लों की तरबियत की जा सकती है। तो फिर वोट डालने के लिए हद 25 साल क्यों? 2024 के इलेक्शंस के बाद गैलप एग्जिट सर्वे पोल के मुताबिक 18 से 24 साल के नौजवानों में से 22% ने नून लीग जबकि 38% ने पीटीआई को वोट दिया था। अब अगर हुकूमत इस सिमत में आगे बढ़ती है तो करोड़ों वोटर डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे और उसमें बड़ी तादाद खुद नून लीगी वोटर्स की भी होगी। अब बात करते हैं बजट की। शहबाज शरीफ हुकूमत अगले माह अपना 5वां बजट पेश करने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ये शिकायत नहीं कर सकती कि माशी मंसूबों को अमली जामा पहनाने का मौका नहीं मिल सका। ताहम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि माशी सूरत हाल मुसलसल स्टैगफ्लेशन का शिकार है, यानी सुकड़ती हुई मईशत, बेरोजगारी की बुलंद शरह और तेजी से बढ़ती हुई कीमतें। रवा माली साल माशी शरह नमू 4.2% के हदफ के मुकाबले में 3.7% तक रहा। महंगाई दोबारा बढ़कर माहाना बुनियादों पर डबल फिगर में आ चुकी है। अवाम अभी पेट्रोलियम के और जो लेवी के मद में माशी असरात बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और अब हुकूमत ने अपनी इंतजामी नाअहली के हल के तौर पर IMF को गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए गैस लेवी आयद करने की तजवीज दी है। हाल ही में वजीर आजम साहब ने माशी नाकामियों का मलबा ईरान अमेरिका जंग पर डाल दिया। हमारी मईशत को मैक्रो लेवल पर पांव पे खड़ा कर दिया था, लेकिन ये अचानक ये जो जंग शुरू हुई, हमारी जो पिछले 2 साल की इज्तिमाई काविशों उनको ज़ोफ पहुंचा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तो वाज़े आदाद शुमार की नफी करते हुए कहती हैं कि 2024 में महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा था, 2025 में महंगाई का ग्राफ स्टेबल हुआ और अब 2026 में महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा, 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, 2026 में महंगाई का ग्राफ यूं है। माशाअल्लाह। IMF का वफ्द 2026-2027 के बजट की तैयारी के लिए मुल्क में मौजूद है, मगर जब यही नून लीग ऑपोजिशन में थी तो क्या कुछ कहा करती थी, आइए आपको सुनवाते हैं। इमरान नियाज़ी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो। नाज़रीन, एक तरफ जहां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अपना मुसलसल पांचवा बजट पेश करने जा रही है, और क्या ये काफ़ी एक अरसा होता है एक किसी भी हुकूमत के लिए कि वो अपने जो माशी प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर जो नाकामियाँ इस वक्त वो कहते हैं कि 2 साल के अरसे में जो हमने एफर्ट्स की उस सब पे जो है वो पानी फिर गया ईरानी और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ ये जो एक नई इस मुल्क में डिबेट छिड़ी है जो कि वोटर की एज के हवाले से, और राना सनाउल्लाह साहब के अगरचे वो तरदीद भी आ गई, उन्होंने कहा ये इब्तिदाई एक बातचीत इस पे हुई है, राय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आज वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने भी इसको एक अफवाह करार दे दिया। तो दुरुस्त कौन कह रहा है, और जो आज असेंबली में वॉकआउट हुआ है उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं दानियल अजीज़ साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर। दानियल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। दानियल अजीज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो शहबाज शरीफ साहब की जिस तरह मैंने इब्तिदाई में भी कहा कि उनकी हुकूमत का ये 5वां बजट पेश होने जा रहा है, आपको लगता है कि ये काफ़ी एक अरसा होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे, आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दे सके, क्योंकि ये भुट्टो साहब के बाद अब शायद शहबाज शरीफ साहब के पास ये एजाज़ होगा, और अभी भी लेकिन एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू 2 रोज़ कबल की वो 2030 तक का 35 का बल्कि गालिबन 2035 का हवाला दे रहे कि पाकिस्तान जो है कुड बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। बेसिकली जी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब बुरी तरह फंस गए हैं। उसकी वजह यह है कि उनके साथ जो उनको मतलब तारीखी तौर से जो लेगेसी मिनिस्टर्स मिले हैं, दर हकीकत उनको कोई आइडिया नहीं है वो क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में शायद शहबाज शरीफ साहब खुद तो इस ख्वाहिश के मालिक हैं, और उन्होंने टास्क फोर्स बनाई और उन्होंने एक अलहदा प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, वो एक नया फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए
तो वो मेरे ख्याल में छुटकारा हासिल कर रहे थे माजी के स्टेटस को से। लेकिन उसमें जो लोग उनको मिले हैं, जैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया एहसन इकबाल साहब का, अभी आप देखें जो एहसन इकबाल साहब का प्रोग्राम है उसके तमाम फिगर्स पिछले 2 साल में बुरी तरह पिट चुके हैं, यानी वो कहीं करीब भी नहीं आ सकते, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया गया। वो एक एमओको की दुनिया में रह रहे हैं, वो समझते हैं कि वो पता नहीं कितनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये चीजें अच्छी लगती हैं तकरीरों में, जब आपने जाके वो मोरक्को से तमगो की कोशिश करनी है, ये वो क्या फारसी अरबी बोलते रहे, लेकिन दर हकीकत उनके कोई पाँव नहीं है उनके पूरे प्लान के। और मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसमें दम था, अगर इसको लेके आगे चलते, आपको याद होगा वो 2 टास्क फोर्स बनी, फिर ये तैयार हुआ, फिर सितंबर में ये अनाउंस होना था, फिर वो डार साहब के पास चले गया, फाइनली दिसंबर में ये जो उड़ान प्लान है ये अनाउंस हो गया, और फिर जनवरी में पीएम साहब के वेबसाइट के ऊपर ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लग गया। तो इस तरह से ये चूहे बिल्ली की खेल जो है ये चलती चली आ रही है। लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ है कि पाकिस्तान बुरी तरह सफर कर रहा है। अभी जो मसलन ये वो कहते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप, अगर 3-4 बावर्ची होंगे तो एक नमक डालेगा, दूसरा आगे पूछे बगैर वो भी नमक डाल देगा। तो ये जो डार साहब ने 2024 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक एक एडवांस टू डिपॉजिट रेशो को यकीनी बनाने के लिए 50% तक एक मार्केट में पैसा पिंकवाया बैंकों से, तकरीबन 2 ट्रिलियन, और अभी फिर से जो अभी सितंबर गुजरा है उसमें फिर से दोबारा हम देखते हैं कि 1 ट्रिलियन और झोंक दिया गया इसमें। तो इसमें जब ग्रोथ नहीं हो रही, यानी एवरेज ग्रोथ 1.7% है पिछले 4 बरस में, तो जाहिर बात है जब आप इतना पैसा फेंकेंगे, ठीक है मैं मानता हूं कि वो रीफाइनेंस का पैसा नहीं है, तो इसलिए इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट जैसे कोविड में पीटीआई के दौरान हुआ, उन्होंने तो हद ही कर दी, लेकिन ये इसका भी इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो IMF है वो कह रही है कि जी हम ये मशरकी वुस्ता ये पाकिस्तान की टीवी पे चलता होगा, हम नहीं कोई लचक दे रहे, आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप ये टैक्स अचीव ना करें और ये जो मुख्तलिफ हदफ आपने आपको दिए हैं वो अचीव ना करें। तो अगर आप स्टाफ रिपोर्ट पढ़ें उसमें साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने केस बनाने की कोशिश की लेकिन वो जस्टिफाइबल नहीं थी, तो इसलिए इनके हदफ वहीं पे जहाँ पर है। ये मशरकी वुस्ता पब्लिक प्रोपेगेंडा के लिए ठीक है, लेकिन दर हकीकत जो है इनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो जब ऐसे लोग हो गए, जैसे आपने खुद ही बता दिया एहसन इकबाल साहब जैसे, जो एक वहां ग्वादर जाके बताते हैं, आप अंदाजा करें ग्वादर जाके बताते हैं कि मैंने यहाँ पर खजूर खाई है और इस खजूर का जब हलवा बनेगा ये हम एक्सपोर्ट करेंगे, और इनको ये पता ही 60,000 टन सालाना खजूर इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, सिर्फ हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। राइट, बदान साहब आपने जिस तरह से कहा कि टू मनी कुक्स, हुज़ैफा साहब टू मनी मिनिस्टर्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो 2 साल की शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि हमने जो हमारी काविशें थी या कामयाबियां थी, ईरान जंग पे तो मलबा तमाम तर नहीं डाला जा सकता। अभी दानियाल साहब भी जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि IMF आके मुल्क में उसका वक्त आपका बजट बना रहा हो, जो आपसे वो तवक्कुआत रखता है, आपके कुछ काम तो खुद भी करने के थे। जी बहुत शुक्रिया जी हलीना शबीर साहिबा, हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए आपने जो मदऊ किया। गुजारिश ये है कि जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर कड़ी शराइतों के साथ दाखिल हों, और उन कड़ी शराइतों के पीछे भी वजह ये हो कि जब IMF का पिछला प्रोग्राम था, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने उस प्रोग्राम को अपनी मर्जी से सबोताज किया। सर 5 साल में जान छुड़वा देते हमारी IMF से। ऐसा नहीं होता ना जी, ये मुझे मुकम्मल करने दें या आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन जाएं। नहीं मैं आपसे हुकूमती मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ जी। हाँ मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। बात ये कि अगर तो सिर्फ 4 साल बानी तहरीक इंसाफ ने जो लोन लिए हुए हैं उनसे जान छुड़ाना होती तो 5 साल बिल्कुल पूरे थे। अगर 78 सालों के अंदर आपका जो लोन है वो कई $100 बिलियन पे पहुंचा हुआ हो, और उसके बाद आप ये कहें कि जो मौजूदा हुकूमत है वो 5 साल के अंदर अपने जाती रेवेन्यू से जो टैक्स कलेक्शन से इकट्ठा होता है वो 78 साल का लोन भी उतार दे, IMF का मौजूदा लोन भी उतार दे और मुल्क को मुआशी ट्रैक पे भी चढ़ा दे, ये इम्पॉसिबल है। आपकी इकोनॉमी यानी $4 बिलियन पे हमने टेकअप किया था और आज 19-20 बिलियन डॉलर पर पहुंची है। तो 19-20 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का फर्क जो है वो 4-5 बिलियन डॉलर से अगर ऊपर जाए तो आपकी मईशत दिवालिया होने का खदशा लाक हो जाता है। और इसीलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर हुकूमत को 2 चैलेंजेस थे। पहला तो कीमतों का था, दूसरा ये था कि अगर हम इस रेट के ऊपर मसनूआत मंगवाते रहे तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल इतना डिफरेंस पैदा हो जाएगा, डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर चला जाएगा और आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी।
तो हमारी जैसी हुज़ैफा साहब, आपके मिनिस्टर्स ने एतराफ़ किया है कि रेवेन्यू में शॉर्टफॉल जो था, एफबीआर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सका, तो उसका आवाम भुगत रही है, ये बात तो एतराफ़ आ चुका है। जी नहीं अलीना साहब, ये भी ऐसे नहीं है। आपकी बात बिल्कुल आधा सच तो जरूर है। नहीं, लेवी बढ़ाने का मकसद तो यही था, इसका एतराफ़ है ऑन रिकॉर्ड। नहीं, मैं मुकम्मल सच भी आपके सामने रख देता हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये वही बात है कि कुरान पाक में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ो, लेकिन आगे लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो। एक तो मैं लेवी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन समझे आप IMF है और मैं पाकिस्तान हूँ। IMF आपकी ये बात सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ कि आप कहें कि हमारे मुल्क में FBR ने 600 अरब या 700 अरब का शॉर्टफॉल किया है, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, उन्होंने जो शॉप यानी जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, उन्होंने टैक्स का जो टारगेट है वो अचीव करने में रुकावट बने। IMF कहेगा जी तो सो व्हाट, हमने आपको 14,700 या 600 अरब का जो टारगेट दिया वो अचीव करें, चाहे वो जिस तरीके से भी करें। अगर तो आप मुझे, दानियाल अजीज साहब भी बैठे हुए हैं, ये भी इकोनॉमी को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह अल्टरनेट मॉडल बता दें कि 2 महीने के अंदर उस शॉर्टफॉल को कवर करने का क्या तरीका था। अगर हम IMF को नाराज कर दें, दानियाल अजीज साहब इसे एग्री करेंगे कि अगर हम ये ना लगाते लेवी, फॉर एग्जांपल IMF नाराज हो जाए तो आपका डॉलर 1000 पे चला जाएगा, आपका मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। मकसद कहने का ये है कि जब आपकी इकोनॉमी इतनी कमजोर हो, ये भी मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बानी तहरीक इंसाफ अगर 150 से पेट्रोल की कीमत बढ़ाते मुल्क के लिए बेहतर होता, बढ़ाते, उन्होंने नहीं बढ़ाई। मकसद ये कि जज्बाती फैसले नहीं होते। आपकी इकोनॉमी 70-78 सालों के अंदर जिस जगह पर पहुंची है, तो आपको रियलिस्टिक फैसले लेना पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने जज्बाती फैसला लिया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कीमतें नहीं बढ़ा रहा, और IMF को नाराज कर दिया। तब उन लोगों ने यही आप जैसे उनके जो भी खैर ख्वाह दोस्त हैं, उन सबने कहा कि जी IMF को अब इनकार कर दे। तो उसका क्या हुआ कि हम IMF ने हमारी नाक रगड़वाई। 1.5 साल बाद IMF ट्रैक के ऊपर आया, लेकिन वो शराइत इतनी कड़ी शराइतें हैं कि हम उससे अभी तक निकल नहीं पा रहे। लेट्स हियर इट फ्रॉम दानियाल साहब। मैं अब यही बात आपकी, दानियाल साहब जी आप इसमें कमेंट करिएगा। दानियाल साहब, IMF और शॉर्टफॉल, क्या इनके पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो सकते थे? जी, असल में शॉर्टफॉल की वजह यह है, देखें जब बजट बनता है तो उस वक्त आप जब रेवेन्यू बताते हैं तो वो कोई हवा में से फिगर नहीं आ जाता जिसको जमीनी हकायक के साथ पमाइश नहीं की जाती। तो अगर आपने ये जो इन्होंने 17 का ट्रिलियन का जो हदफ उस वक्त दिया था, या सॉरी 15 ट्रिलियन का जो हदफ दिया था, तो उस वक्त इन्होंने उसकी तमाम मदें जाहिर की थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे जैसे साल गुजरा वैसे वैसे ये उन मदों को जिसमें से इन्होंने कलेक्ट करना था उसके से ही हटते चले गए। अब आप देखें एग्रीकल्चर टैक्स 2 साल से हम लूडो खेल रहे हैं, कानून बन चुके हैं, 1 साल हो गया, रेट तय हो गया, सब कुछ इस साल फिर उन्होंने कलेक्ट किया। इसी तरह से आपका रिटेल टैक्स है, रिटेल टैक्स पे इन्होंने बहुत वादे वदूद किए हैं। यहाँ से शुरू हुआ 3 साल पहले कि जी ये हम ताजर दोस्त ऐप चलाएंगे। जब वो उन्होंने नहीं महसूस किया चलेगा तो फिर इन्होंने दुकानदार की पमाइश के ऊपर जो है एक टैक्स बना दिया फिक्स्ड कि जी हर महीने आप ये देंगे, और वो नोटिफिकेशन हो गया, उससे भी भाग गए। फिर हमें अब पता चला कि इस दफा इन्होंने एक नया कानून निकाला, उसमें ये बताते हैं मैस नजिंग करेंगे। अब भला आलम ये लंगड़ियाल साहब की कौन सी लैंग्वेज है, हमने तो नहीं किसी टेक्स्ट बुक में कभी पढ़ा कि मैस नजिंग भी को बला होती है, लेकिन बहरहाल IMF की रिपोर्ट में हुकूमत का मौक़िफ़ मौजूद है कि जी हम मैस नजिंग करेंगे। अब वो मैस नजिंग नहीं हो पाई, तो सवाल ये बनता है कि जब आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो शॉर्टफॉल तो आएगा। तो जब शॉर्टफॉल आया तो फिर इन्होंने दिसंबर में जाके IMF के साथ मुआहदा किया कि जी ठीक है, अगर हम ये दिसंबर के एंड तक टैक्स कलेक्ट नहीं करते तो फिर हम इन मदों में मिनी बजट देंगे। अब मिनी बजट देने के लिए ये समझते हैं कि वो जो सारा स्टेबिलिटी का राग अलापा हुआ है वो तो दफन हो जाएगा, तो फिर हम यही करते हैं कि हम कोई और तरीका निकालते हैं। इस तरह से तिलकते तिलकते फिसलते अपनी बात से। और ये नहीं कि आप मेरा वर्जन लें कि मैं कह रहा हूँ, इनके अपने लंगड़ियाल साहब स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में कहते हैं मुझे टैक्स लेने से रोका जा रहा है, और अगर मुझे मजीद रोका गया तो मैं नाम लूंगा। और भाई आपको दानियाल साहब रोक रहे हैं, लीना शिगरी रोक रही है, कौन रोक सकता है? हुकूमत ही रोक सकती है ना। तो नाम ले, जरूर बताएं, ये इनका अपना मौकफ है ना जी। और फिर इन्होंने, इनके हसन इकबाल साहब ने पार्लियामेंट के सामने स्टेटमेंट दिया, सारी दुनिया ने देखा, टेलीविजन पे चला कि जी हम लेवी इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप टैक्स नहीं देते। इसका मतलब ये खुद इतराफ कर रहे हैं हमारा टैक्स फेलियर है। Exactly. हम लेवी, और लेवी किस पे लगती है? 85% हमारा ईंधन जो है पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं। तो गरीब को छुरी फेर दी। आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुने। ये इस्लामाबाद का केस ले, अमीर तरीन इलाका है पूरे पाकिस्तान का। दिसंबर में अभी इसी चंद महीने
सबसे पहले दिसंबर में इन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया जिसमें इनकम टैक्स के पर्पस के लिए एफबीआर ने प्राइसेस जो है प्रॉपर्टी की उनको अपडेट किया एक हफ्ते के अंदर सिर्फ इसलिए कि कुछ रियल एस्टेट टाइकून्स को वो बात थोड़ी सी चुभी, इन्होंने वो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया। आपने कभी सुना कि ये पाकिस्तान के गरीबों के लिए कोई नोटिफिकेशन वापस लेंगे? और 1 महीने बाद जब वो नोटिफिकेशन दोबारा आ गया उसमें कई इलाके गायब कर दिए गए, तो फिर इनकम टैक्स कैसे आना था? तो ये चीजें जब शॉर्टफॉल होता है फिर ये कहते हैं कि जी हमें नहीं पता चला। कैसे नहीं पता चला भैया? आपने खुद तो सारा वादा किया, खुद तो सारा कुछ किया। तो अब बारी आई गरीब की। और इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ज़ैफा साहब, अब ऐसे में आप सुन रहे थे दानियाल साहब की गुफ्तगू भी, लेकिन ऐसे में मुल्क में जो अब बहस छिड़ चुकी है 28वीं आईनी तरमीम के इर्द गिर्द, और जो बहस मुबाहिसे हो रहे हैं उसमें चाहे वो डिफेंस बजट हो, डेट सर्विसिंग हो, या BISP का जो हजम बताया जा रहा है, और जो बातें जो नुकात जो है वो कोट किए जा रहे हैं कि हुकूमत अब वफाक जो है वो चाहता है कि सूबों के उस शेयर के हवाले से उसमें तब्दीली लाई जाए और सूबे जो है वो इन तीनों की मद में जो है वो अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन हिस्सादार बने। इसकी भी तस्दीक या तरदीद आप बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही ये जो वोटर की जो एज के हवाले से जो एक बहस छिड़ी है, राना साहब ने अगरचे कहा कि ये एक राय है, राय रोका नहीं जा सकता, लेकिन आज भी तारड़ साहब कह रहे थे कि ये एक अफवाह है, उन्होंने अफवाह करार दे दिया। सो दुरुस्त कौन कह रहा है ये भी समझा दें। नहीं, देखें, तारड़ साहब की गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो वोटर की उम्र 18 से 25 साल करने की बात की, तो ज़ाहिर है एक जमात में मुख्तलिफ आराएं होती हैं और हर तो ये आरा राय आपकी जमात के अंदर ही पाई जा रही है? देखें, जमात के अंदर से ही 1-2 लोगों ने ये बात की और वही राना सनाउल्लाह साहब ने फिर रिपीट की कि ये एक तजवीज़ या एक राय मौजूद है। लेकिन उसको इस बात से लिंक करना, जिस तरीके से हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर शायद तहरीक इंसाफ के वोटर को सिस्टम से एलिमिनेट करना है, तो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि आप फाफन जो या और कोई भी इदारा जो ऑडिट करता है इलेक्शन का, आप ऑडिट करा कर देख लें, वो फार्म 45 जो तहरीक इंसाफ कहती है, 100 कार्ड के फार्म 45 दुरुस्त है, उसमें 1 करोड़ 78 लाख या 75 लाख जितने वोट इन्हें पड़े हैं, उसमें आप ऑडिट करवा लें कि कितने % जो है 18 से 25 के वोट जो है वो इन्हें पड़े हैं। मेरे ख्याल से तादाद 2-4 लाख से भी कम होगी। तो कहने का मकसद ये कि बिला वजह हर बात को मुतनाज़ा बनाकर जोड़ देना, जिन लोगों की ये राय है, मैंने उन लोगों से बात की, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन से, मैंने कहा ये क्या आप लोगों ने नया एक कट्टा खोल दिया कि जी 18 से 25 कर दें, जबकि CSS की उम्र 21 साल है, एग्जाम देने की सिविल जज की 22 साल है, शनाख्त आपको 18 साल में मिल जाती है। तो उन्होंने ये राय थी, उन्होंने कहा चूंकि हमारे मुल्क के अंदर MNA और MPA का इलेक्शन आप 25 साल से पहले नहीं लड़ सकते, कि जब तक आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी तक ना पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा हमारी राय ये है कि वोट देने वाले को भी ये पता हो कि जो बंदा MNA MPA लड़ रहा है उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इस राय से एग्री नहीं करता और मैं समझता हूं कि एक नई कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने वाली बात है। बट ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कैसे हो रही है? दानियाल साहब कीप्स अ वेरी क्लोज आई ऑन व्हाट्स बीइंग सेड। दानियाल साहब, आपको क्या लगता है 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, लाख हुकूमत जो है उसका एतराफ करती रही कि हमने नहीं लेकर आना है, तरदीद बल्कि करती रही, लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि दोनों लेजिस्लेशंस किस तरह से पास हुई वो भी सबके सामने है। 28वीं तरमीम के हवाले से भी अभी बहुत इनकार और इनकारी एक पोजीशन में नजर आती है, लेकिन आपको लग रहा है हुकूमती वुज़रा की जानिब से ये स्टेटमेंट्स दिलवा कर गेज किया जा रहा है रिएक्शन कहीं ना कहीं? जी देखें, जो 28वीं तरमीम है इसमें एक स्टॉप गैप सिचुएशन में आप पाकिस्तान को इस वक्त चला रहे हैं, ये उसका तकरीबन 5वां बरस है। उसमें उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर दिया, ये जो पैक्ट, फाइनेंशियल पैक्ट मरकज और सूबों के दरमियान हुआ है, जिसमें तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस सूबों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं खर्चेंगे, गो कि ये हमारे हैं। इसलिए कि जब एग्रीगेट बनता है नेशनल डेफिसिट का, तो उसमें सूबों का मरकज का जमा होकर होता है, तो वो एक गुंजाइश पैदा करता है जिसमें मरकज जो है वो ज्यादा अपना डेफिसिट खर्च सकता है, क्योंकि सूबों ने वो पैसे नहीं इस्तेमाल किए। तो इस तरह से एक अजीब सा बैलेंस चल रहा है। तो एक तो वजह इसमें ये है कि जो NFC अवार्ड है उसका जो प्रोसेस है जो आगे चल रहा है वो काफी पेचीदा हो गया और वो चीज सामने उस तरह से नहीं आ पा रही। मेरा जाती व्यू ये है कि अगर आप उसको आईनी तरमीम में शामिल करेंगे और उसमें कोई कंडीशंस डाल देंगे जिसमें सूबों को पैसे जो है ये किसी न किसी वजह के ऊपर मिलेंगे ताकि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मरकज ये पैसे वापस ले लेगा
तो फिर आप मरकज को इजाजत दे रहे होंगे कि जो इन्होंने माजी में किया वो मजीद करते चले जाएं। और एक ऐसा वक्त बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप तमाम पैसे जो मरकज को चाहिए उनको दे दें, जो तकरीबन डिविजिबल पूल का 20% बनता है, यानी अगर आप 57.5% से सूबों का शेयर कम करके 37.5 कर दें, तो इस वक्त मरकज की जो अखराजात उनको चाहिए वो इनको पूरे हो जाएंगे, इनको कर्ज उस्ता से नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ 3 साल चल सकेगा और फिर सूबों के पास सिफर हो जाएगा। तो क्या ये हो सकता है? असल बात यह है कि मरकज ने अपना जो घर है वो सीधा किया ही नहीं है। यानी 860 अरब रुपए ये सालाना स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की आग में झोंक रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि जी हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वो जो लॉसेस वाले हैं वो तो प्राइवेटाइज की लिस्ट पे ही नहीं आए अभी तक, जिसमें कैस्को है, जिसमें पेस्को है, जिसमें हेस्को है। हेस्को इज हैदराबाद, कैस्को इज क्वेटा, पेस्को इज पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये बजाते खुद जो है तकरीबन 600-700 बिलियन तक पहुंचे हुए हैं। तो आप जो अच्छे वाले हैं, यानी इस्लामाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला वगैरह, इसको आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज, तो वो उसमें भी आप 2 साल लगा रहे हैं। तो इनको फिर इसका मतलब है आप 4 साल और लगाएंगे। तो 4 साल के बाद आप ये कहाँ तक, मैं यानी कहेगा इनका कोई इरादा नहीं है मामला सीधे करने का। सो अगर ये चाहें तो ये अपना शेयर जो है वहीं से बढ़ा सकते हैं, लॉस मेकिंग एंटिटीज को एड्रेस करके। एक मिनट, राइट साइजिंग में 1 मिनट पूरी कहानी सुन ले। 1 रुपया इन्होंने राइट साइजिंग के में बात बताते रहे कि जी अब इतने इंटरव्यू हो गए हैं, औरंगजेब साहब ने कर लिए हैं, अब इतने इंटरव्यू हो गए हैं, आप देखें जी 4 और हो गए और ये और है वो है। 1 सिंगल रुपया इन 2 सालों में इन्होंने किसी महकमे का काम नहीं किया। 1 सिंगल रुपया ये बता नहीं सकते हैं। तो ना इन्होंने राइट साइजिंग करनी है। डार साहब ने कमेटी रिपोर्ट बनाई कि जनाब राइट साइजिंग ऑफ फॉरेन मिशंस अब्रॉड के हमने पैसे पहुंचाने 1 महीने के अंदर, ये मैं खुद निगरानी करूंगा। वो सारी कहानी हमने सुन ली, वो किधर की रिपोर्ट किसी ने देखी है? वो नजर ही नहीं आई फिर से कि किधर गई है। सो कहने का मकसद ये है कि ये तो खर्चते चले जा रहे हैं और ये खर्चते चले जाएंगे। एजुकेशन का बजट पाकिस्तान में 0 हो जाएगा, हेल्थ का बजट 0 हो जाएगा और ये लगे रहेंगे। और दूसरी जानब सूबों को अगर देखें तो उनके बहुत केस बनता है कि जी आप 38 करोड़ रुपए का लाहौर शहर में अर्के गुलाब का छंकाव कर रहे हैं। इन हालात में जब लोग एक दूसरे भाई को कत्ल कर रहे हैं बिजली के बिल पे, आप शीशे की ट्रेनें बना रहे हैं जब आपकी अपनी ट्रेन जो है लोहे की वो चलती नहीं आपसे। आप ऐसे जहाज खरीद रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं किसी ने देखे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से काम नहीं चलना। ये एक लातल्लुकी है आम आदमी के रोजमर्रा की जो है जिल्लत से। बट दानियाल साहब, ये जरा एक सियासी सवाल जरूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उसके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है इस मामले को लेकर। आपको लगता है वो तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन है अल्टीमेटली, या फिर पीपल्स पार्टी भी इस पर अलाइंड होगी, अग्री कर जाएगी हुकूमत के साथ? दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस। और अभी जो इस वक्त जिस तरह नजर आ रहा है पीटीआई और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर एक अलाइंड नजर आते हैं इस नुक्ते पे, लेकिन इवेंचुअली आपको लग रहा है कि कोई परेशानी का बायस वफाक के लिए नहीं हो सकता और ये एक स्मूथ सेलिंग हमें नजर आएगी इस तरमीम के भी पास होने के हवाले से। आप सिर्फ पीपल्स पार्टी का नाम क्यों ले रही हैं? इसमें तो पीटीआई और नून लीग भी मतलब नाखुश है, गो के वो कह नहीं पा रहे। लेकिन जाहिर बात है ये, क्योंकि फर्ज करें अगर आप सीधी बात कर लें कि जी नहरें आ जाती हैं, जी ये पानी की तकसीम आ जाती है, जी सूबे बन जाते हैं, जी ये तमाम चीजें जो हमें उस एक मुख्तलिफ आरा से आ रही है वो आ जाती हैं, तो आपका क्या ख्याल है ये जो खानदानी सल्तनतें हैं, ये जो मारूसी सियासत है, ये कहाँ चल सकेगी? इतने रिश्तेदार ही नहीं है कि जितने सूबे बना देने आपने, इतने रिश्तेदार ही नहीं है कि जितने आपने तकसीम कर देनी, तो फिर कैसे बुलाएंगे लोग उसको चलाने के लिए? राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये सब इसमें कोई कह नहीं रहा, लेकिन एक दूसरे को इन्होंने सपोर्ट करना है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस एजेंडे के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि दर हकीकत इसका एंड स्टेट क्या चाहते हैं, जो ये 28वीं तरमीम की शक्ल में चीज सामने लाना चाहते हैं। ये आखिरकार इसका आखिरी नतीजा क्या है, एंड स्टेट क्या है? एंड स्टेट क्या है? राइट। दानियाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। और नाज़रीन, एक तरफ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये अवाम को मैसेज भी दिया गया है कि पीटीआई अब एक इनकलाबी अमल की जानिब बढ़ रही है, उसके हवाले से स्ट्रैटेजी क्या होगी, लीगल स्ट्रैटेजी पे भी गौर व खौस किया जा रहा है। अदालतों से अब भी क्या उम्मीद बाकी है, क्योंकि आज ही सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब वाले बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इसी पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज इस हवाले से कि आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में चकजई साहब के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल क़यादत है, वुकला
उनकी मुलाकात भी हुई। गौर खान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हामिद खान साहब भी वहाँ पहुँचे और दीगर आपकी क़यादत वहाँ पर चूँकि बैठी थी। और इस चीज़ पर गौर किया गया, जो बज़ाहिर बातें सामने आई कि जो लीगल स्ट्रैटेजी अब वो क्या अडॉप्ट की जाएगी। अचगरी साहब ने हुकूमत को एक डेडलाइन दे रखी थी 15 मई की कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते थे। तो आज फिर क्या डिसाइड हुआ है सलमान साहब कि अब हिकमत अमली क्या बनाई जाएगी जिस पर आपको लग रहा है कि कोई ना कोई स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए हासिल कर सके, अपने लीडर के लिए? देखिए, लीगल स्ट्रैटेजी और सियासी स्ट्रैटेजी में ज़ाहिर है बहुत फ़र्क है, लेकिन उनमें एक किस्म का दोनों में ताउन होना ज़रूरी है कि सियासी स्ट्रैटेजी और लीगल स्ट्रैटेजी एक ही समत चलें। तो जो कानूनी हवाले से बात हुई वो तकनीकी नौइयत की है कि क्या स्टैंड लिया जा सकता है, क्या दरख्वास्तें दायर की जा सकती हैं, वगैरह वगैरह। हम समझते हैं कि खान साहब का और बुशरा बीबी का ये हक़ था कि उनकी सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है उसको सुना जाए। उसको नहीं सुना गया, उसको 16 महीने इल्तवा में रखने के बाद इस बुनियाद पर रद्द कर दिया गया कि अब बहुत देर हो गई है और अब हम जो मेन अपील है वो सुनेंगे। इसी दौरान कानून में तब्दीली की गई, जो मुकदमात हैं नैब के, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट से हटाकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जानिब कर दी गई। तो बहुत से ये मामलात थे जिनका अहाता करना ज़रूरी था मिल बैठ कर। अब क्या जुज़ियात हैं, डिटेल्स हैं, वो तो मैं नहीं ज़ाहिर बात कर सकता, लेकिन एक उमूमी जायज़ा लिया गया कि कानूनी तौर पे हम क्या कदम उठा सकते हैं। बट सलमान साहब, चूंकि अदालतों का दरवाज़ा तो आप और आपकी जमात, आपकी क़यादत बार बार खटखटा रही है, सो मच सो के अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात तक फैसिलिटेट नहीं करवा सक रही है एग्जीक्यूटिव। मज़ीद क्या ऑप्शंस आपके ख्याल में अब रह गए हैं, क्योंकि तमाम तर ऑप्शंस तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जॉस्ट कर चुकी है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जॉस्ट नहीं कर चुकी। इस मुल्क के अवाम से, इस कौम से इंसाफ का हक छीन लिया गया है। देखिए, बात को सही तनाजुर में रखें। यह मामला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का नहीं है, यह आपका, मेरा, 25 करोड़ इंसानों का है। जिस किसी को भी जुल्म के ख़िलाफ़ दादरसी चाहिए होगी, उसको एक आज़ाद अदलिया दरकार होगी। जो अदलिया के दरवाज़े बंद हो रहे हैं वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, वो पूरी कौम के लिए बंद हो रहे हैं। जब अदलिया को महकूम किया जाता है तो वो पूरी कौम के लिए महकूम होती है, एक शख्स के लिए नहीं होती। तो ये एक सानिया है जिससे पाकिस्तानी कौम दो चार है। तो हम इस पूरी सूरत हाल से जुड़े रहेंगे। देखिए, हम कोई मुतशद्दिद जत्था तो नहीं है, कोई हम नक्सलाइट नहीं हैं, हमने कोई हथियार नहीं उठाने। हमने इसी निज़ाम को, जो इस निज़ाम की बदसूरती है और जो इस निज़ाम में तज़ाद है, वो हमने सामने लाना है, इस निज़ाम के भी और पाकिस्तानी कौम के भी। तो ये हम करते रहेंगे। यही तरीका है आगे बढ़ने का, कानूनी सतह पे भी और सियासी सतह पे भी। सियासी सतह पे हम पाकिस्तान की आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान के अवाम की हमने आवाज़ बनना है, वो हम करते रहेंगे। और पूरी दुनिया की नज़रें, मैं समझता हूँ, हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक अहम मुल्क है। पूरी दुनिया एक इंटरेस्ट रखती है, एक नज़र रखती है पाकिस्तान के अंदर के हालात पर। हमसे मुलाकात भी करते हैं लोग, हमसे हक़ाइक़ जानते भी हैं। तो एक तारीख़ी अमल है जो चल रहा है और माजी में कई बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ कि फस्तायत के तारीक बादल अवाम की ज़िंदगियों पर छाए हों। ये पहले भी हुआ है और ये बादल छटे हैं और हम समझते हैं अब की बार ये जल्दी छट जाएंगे। अब की बार जो मईशत की सूरत हाल है, जो इस वक्त गुरबत का आलम है, जो झूठे दावे हैं माशी इस्तेहकाम के, वो सब खुलकर सामने आ रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ज़राअत बिल्कुल अबतर है, बुरी हालत में है। वो आलू की फसल हो, वो गंदम की कीमत हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में तंबाकू हो, हर जगह गुरबत, बेरोज़गारी, महंगाई सर उठा रही है। और एक फस्ताई निज़ाम है जो कानून, आइन, शराफत, हर चीज़ को पामाल कर रहा है। तो एक ऐसा तज़ाद है जो ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा। लोग ये समझते हैं कि हमें कोई 1 दिन या 2 दिन का मंसूबा देना है कि फ़लाँ दिन हम आएंगे और एक शहर को फ़तह कर लेंगे और निज़ाम गिर जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। ये एक तारीख़ी अमल है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस वक्त मुसल्लत हैं हम पर, वो होश के नाखुन लेंगे और बात को बिगड़ने से बचाएंगे, वरना अवाम अपने फ़ैसले खुद करेगी। राइट सलमान साहब, ये भी ज़रूर बताइएगा 190 मिलियन पाउंड की जो सज़ा मौतली की आपने जिक्र किया, जो अपील थी, उसमें
जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उनकी जानिब से आज सरफराज डोगर साहब की बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है अपनी दरख्वास्त में वो ये है कि बेंच ने जो 7 मई को ऑर्डर जारी किया था और जो कि 20 तारीख तक की और जिसमें 2 रोज़ रह गए हैं, उनको हर सूरत अपने दलाइल देने का बेंच की जानिब से ऑर्डर था। उन्होंने कहा कि वो ऑर्डर होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि जो वकालतनामे हैं वो अब तक दस्तखत उन पर नहीं हो सका है और ना ही वो अडियाला तक उनकी एक्सेस हो सकी है इमरान खान साहब से वो डायरेक्शंस लेने से मुतालिक। आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त हिकमत अमली है? देखिए, वो एक प्रोफेशनल वकील हैं, जो भी वो फैसला करेंगे ये उनके और इमरान खान साहब और बुशरा बीवी के दरमियान है, वो उनको जवाब दें हैं। मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई काबिल वकील हैं। उनके फ़ैसले जो हैं उनको खान साहब की तायीद हासिल होती है। जब ये फ़ैसला उनका खान साहब के सामने आएगा तो खान साहब का रद्द अमल हम देख लेंगे। बिकॉज़ सलमान साहब, मैंने लास्ट वीक आपसे ये सवाल किया था तो आपने कहा था कि हम हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। सो ये कलेक्टिवली एक कलेक्टिव विजडम समझा जाए पीटीआई की लीडरशिप का, लीगल टीम का? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली ये जो वकील होता है, जिसके हाथ में इख्तियार होता है, जिस पे एतमाद किया गया होता है, वो फ़ैसले करता है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये ठीक उनकी हिकमत अमली है, वो जो जिस चीज़ को दुरुस्त समझते हैं, मुनासिब समझते हैं, वो करेंगे। राइट सलमान साहब, साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा 28वीं तरमीम के हवाले से, चूंकि पीपल्स पार्टी का भी एक मौक़िफ़ सामने नज़र आ रहा है और कुछ इंप्रेशन इस तरह का भी लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं और बात भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी अब और पीटीआई अलाइन नज़र आते हैं 28वीं तरमीम से मुतालिक। जो इस वक्त रिजर्वेशंस हैं उसमें दोनों जमातें जो है वो एक पेज पर प्रिटी मच जो है वो दिखाई दे रही हैं। क्या इससे एक्सपेक्ट किया जाए कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में जो डिस्टेंस है वो कम होता हुआ दिखाई दे सकता है इसी 28वीं तरमीम को लेकर? देखिए, इस वक्त कबल अज़ वक्त है ये बात। हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, हम उसूली मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे। अगर कोई उस मौक़िफ़ के करीब आता है और अपनी जद्दोजहद करता है और हमारी जद्दोजहद जारी है, दोनों की जद्दोजहद अगर एक समत में चलती है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता किया है या उन्हें कोई दावत दी है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो बुनियादी उसूल हैं एक वफाक के, उन पर जो हमारा मौक़िफ़ है वो किसी और जमात का मौक़िफ़ भी हो। हम समझते हैं कि हमने वफाक को मजबूत करना है, सूबों को मजबूत करना है। सूबों से अगर इख्तियारात छीने जाते हैं, सूबों से अगर वसाइल छीने जाते हैं तो ये वफाक को कमज़ोर करने की बात होगी। मकामी हुकूमतों को मजबूत होना चाहिए, उनके इख्तियारात में इजाफ़ा होना चाहिए, लेकिन मकामी हुकूमतों का ताल्लुक़ सूबे से होना चाहिए, बराह रास्त वफाक से नहीं होना चाहिए। अगर मकामी हुकूमतों को वफाक के ताबे किया जाता है तो ये वफाकी निज़ाम को कमज़ोर करने की बात होगी, क्योंकि सूबे को आप गैर मौसर कर देंगे। तो हम बिल्कुल एक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं इन तमाम हवालों से। हम नहीं समझते कि कराची को सिंध से अलहदा होना चाहिए। हम बिल्कुल जो सिंध के अवाम हैं, उनके जो पानी के हुकूक़ हैं, उनके साथ खड़े हैं। हम समझते हैं ज़राअत हो, तालीम हो या सेहत हो, ये सूबाई मामलात हैं, ये सूबों ही के पास रहने चाहिए। तो ये ऐसे मामलात हैं जिन पे हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है जो वफाक के हक़ में है, जो सूबाई ताकत के हक़ में है, और हम उस पर खड़े रहेंगे। कोई हमारा साथ उसमें देना चाहे या वही मौक़िफ़ कोई और जमात अपनाए तो ये उनकी मर्ज़ी, और हम समझते हैं हमें तारीख़ के धारे के साथ दुरुस्त समत में बहना है। राइट सलमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक जो नून लीग का माइंड है इस 28वीं तरमीम से मुतालिक वो भी ज़रूर सामने आया है। अगरचे राना साहब वो 25 साल वोटर की एज करने से मुतालिक उन्होंने कहा तजवीज़ ज़रूर है, लेकिन ये महज तजवीज़ है। लेकिन अगर तो MP और MNA के इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल हो सकती है तो फिर वोटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 25 साल क्यों नहीं हो सकता है? अगर तो हुकूमत फॉर्मली इस जानिब बढ़ती है, इस तरह तो जो तमाम नौजवान वोटर है जिसके हमने 2024 के इलेक्शंस में भी उन रिजल्ट्स, उन सर्वे पोल्स में भी, एग्जिट पोल्स में भी हमने एक तनासुब देखा था जिसमें 38% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो 18 से 24 साल के एज ग्रुप के नौजवान ने वोट किया था। अगर इनको डिसइनफ्रेंचाइज किया जाता है इस 28वीं तरमीम के तहत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर क्या करेगी?
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है इस बात को रद्द करती है, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के नौजवान इसको कबूल हरगिज़ नहीं करेंगे। ये इंतहाई बेवकूफ़ाना रविश है, ये एक फस्ताई जहन की अक्कास सोच है। पूरी दुनिया में जो एज है, जो उम्र है वोटर की, वो 18 साल या उससे भी कम कर दी गई है। ऑस्ट्रिया देखिए आप, इंडोनेशिया देखिए, 16 साल 17 साल बेशतर इलेक्शन में है। कहीं भी 18 साल से ऊपर, शाज़ व नादिर ही कोई मुल्क हैं जहाँ 18 साल से ऊपर कोई उम्र हो वोटिंग की। ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। इलेक्शन के लिए उम्र क्या है? आपने असेंबली में जाकर कानून साजी करनी है। वोट देना एक बिल्कुल दूसरी बात है। ये सरीहन एक ऐसी सोच है, एक तारीख सोच है जिसका मकसद मुल्क में जमहूरियत को सल्ब करना है, नौजवानों को धुतकारना है। नौजवान ये बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की आबादी का 50 से 60% जो है वो 25 साल से कम उम्र पर मुश्तमिल है। आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान की कौम की एक बड़ी तादाद को उसके बुनियादी हक से महरूम कर दें। वोट देना एक बुनियादी हक है। सलमान साहब, अगर तो फॉर इंस्टेंस अगर इस जाने बढ़ा जाता है तो आपके ख्याल में इंटेंट इसके पीछे आपको क्या फिर हुकूमती नजर आ रही है? ये बात भी जेर बहस आना, इसके पीछे आपको क्या इंटेंशंस लग रही हैं मौजूदा हुकूमत? ये जाहिर है जी, इंटेंट जो मकसद है वो वाज़े है। ये खौफज़दा हैं, पाकिस्तानी कौम से खौफज़दा हैं। ये जानते हैं कि इनकी जड़ें कौम में नहीं हैं। ये जानते हैं कि ये फॉर्म 47 लेकर इक़्तिदार पर बैठे हैं, एक मसनूई इक़्तिदार है। तो ये खौफज़दा लोग हैं, ये नई अवाम का सामना कर सकते। तो ये मसनूई चोर दरवाजे ढूंढते रहेंगे अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए, लेकिन अवाम की आवाज़ नहीं दबेगी, नौजवानों की आवाज़ नहीं दबेगी। राइट सलमान साहब, कल अडियाला जेल के बाहर एहतजाज हो रहा है क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब ने भी 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था फिर वो लाएमल जो है वो इख्तियार करेंगे। सो क्या कल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आपको लग रहा है कि कोई प्रेशर में आके ये फैसिलिटेट करेंगे मीटिंग कल? मैं कुछ कह नहीं सकता। देखें, कल मुलाकात का दिन है, वकला और ख़ानदान की मुलाकात का। हमने वकला के नाम भी दे दिए हैं, ख़ानदान का आपको पता है। हम वहाँ जाएंगे अपना ये हक मांगने। हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए, बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए अगर लोग आते हैं तो ये भी उनका हक है। पाकिस्तान एक अभी तक बज़ाहिर आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान की धरती हमारी धरती है, पाकिस्तान की सड़कें हमारी सड़कें हैं, फुटपाथ हमारे फुटपाथ हैं। इन पर अगर कोई चलता है, आता है और वहाँ नाके लगाए जाते हैं, रोका जाता है, तो इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। ये निज़ाम है जो खलल पैदा करता है। हमारी जानिब से कोई खलल नहीं है। हम आइन और कानून के मुताबिक अपना हक मांगते हैं। तो सलमान साहब, गुज़िश्ता चूंकि मंगल को काफ़ी एक बड़ी तादाद अवाम की देखी गई थी, जो आपके कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। कल के दिन भी वो नंबर्स में इजाफा देखा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है? और क्या ये एक धरने की शक्ल इख्तियार करेगा? देखते हैं क्या होते हैं। मैं कबल उस वक्त कुछ नहीं कह सकता। ये जो हाजरीन होंगे वो फैसला करेंगे, लेकिन हम अपने वजूद का इजहार करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज ही जो दरख्वास्त दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 12 मार्च के फैसले के खिलाफ, जिसमें इमरान खान साहब की आँख की बिनाई से मुतालिक जो कंसर्न्स हैं उनका इजहार किया गया है कि वो सिर्फ 15% रह गई है। उनको जेल में भी जो खुराक मैसर है वो भी कंटामिनेटेड है। आपको उम्मीद कोई सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को? देखिए, उम्मीद एक मैं समझता हूँ जायद सी चीज़ है। हमने हक मांगना है, हम हक मांगते रहेंगे। उनका फ़र्ज़ है हमें हक देना आइन और कानून के मुताबिक, इंसानी हुकूक के जो उसूल हैं उनके मुताबिक। तो ये अमल जारी रहेगा। हम बिल्कुल अपना हक मांगते रहेंगे। आगे से क्या होता है हम देखेंगे। आप जानती हैं, बार बार हम इसका अयादा करते हैं। पिछले साल अक्टूबर से हमारी एक दरख्वास्त, हमारी एक अपील खान साहब से मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उस पर नंबर भी लग चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो हम उसकी सुनवाई का भी तकाजा करते रहेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकरम राजा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो अदालती और
सियासी हिकमत अमली है वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए दोनों पैरल जो है वो चलनी है और उस पर गौर व खौस भी हो रहा है, उस पर डिलिब्रेशंस हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज लीगल क़यादत महमूद अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में, उनके साथ मुलाकात हुई और अब से कुछ देर में सियासी जो क़यादत है उसकी भी मुलाकात दोबारा मुतवक्के है, जिसमें सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। और साथ साथ सलमान साहब जिस तरह से कह रहे थे कि अदालतों के दरवाजे भी मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खटखटा रही है, इन होप्स कि उम्मीद नहीं लेकिन अपना हक जो है वो कहते हैं कि बार बार मांगते रहेंगे। कल मुलाकात का दिन है, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कुछ कहने से गुरेज कर रहे थे, लेकिन कल नेचुरली इमरान खान साहब का लीगल राइट है तमाम तर प्रिजन रूल्स पर उसकी कंप्लायंस को यकीनी बनाते हुए एग्जीक्यूटिव का काम था। तमाम तर अदालती अहकामात भी मौजूद हैं और उनकी जो कंप्लायंस थी उसको भी एग्जीक्यूटिव ने यकीनी बनाना था। लेट्स सी कल के दिन तादाद कितनी बड़ी होती है लोगों की, शुरा की और जो वर्कर्स हैं, और क्या एहतजाज होगा या वो धरने की सूरत इख्तियार कर सकती है, वो कल का दिन ही बताएगा। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।